Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom. Myself Surya Prakash Shangi, your physical chemistry teacher. प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मोल कॉन्सेप्ट के जितने 14 लेक्चर है वो सारे देख लिए होंगे और होपफुली आपने उसका अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा, रिवीजन भी किया होगा और होमवर्क भी सॉल्व किया होगा। देखिए बेटा, जब आप यहाँ पे जेई की बात करते हैं तो वहां पे आपके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है या जो जेई का कोर है वो है आपका प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उतना ही आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कोशिश करें कि चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बार बार रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 9th या 10th क्लास में आपने थोड़ी थोड़ी चीजें एटम के बारे में पढ़ी है कि एटम क्या होता है, क्या क्या मॉडल एटम के दिए गए थे, वो आपने सुपरफिशियल लेवल पर स्टडी किया हुआ है। उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटम का जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किए जाते हैं। यहाँ पर उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपका स्टार्ट हुआ हो तो वहां पे कुछ चीजें वहां पे पढ़ी होगी, बट अगर आप ये यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से समझ में आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ही आपका केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एटम की बात करते हैं, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पता था कि यहाँ पे एटम एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हुए, हमें चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो 400 बीसी पहले यहाँ पे डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट थे, डेमोक्राइटस थे, उन्होंने बताया यहाँ पे कि जो मैटर होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। जो ये एटम वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं एटोमियो, राइट, एटोमियो। अब इसका एटोमियो का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, राइट। तो यहां से इन्होंने दिया, बट जो डेमोक्रेटिस ने बताया था, डेमोक्राइटिस ने बताया था, वो केवल उनका स्पेकुलेशन था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं था कि एक्चुअली उन्होंने बोला क्यों है। ठीक है, तो थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। देन फिर सेकंड आते हैं, यहां पर जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरी पढ़ी है जॉन डाल्टन, राइट। जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि यहां पर जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम बोलते हैं। कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम सिमिलर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने बताया कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम जहां पे जब मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो एटम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट होते हैं, बट डिस्ट्रॉय नहीं होते। बट यहाँ पर इनका एक लिमिटेशन था, ये बता नहीं पाए कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, बट क्यों डिफरेंट होते हैं इसका इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अगर ये बता दिया कि एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट हो जाते हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पे एटम आपस में रिएक्ट क्यों होते हैं, राइट। तो ये इनका कुछ लिमिटेशंस था। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होता गया, चीजें हमें पता लगती गई। बट हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पढ़ते हैं तो वहां पे हम यहाँ पर मॉडल के साथ साथ लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि बहुत सारी चीजों की नॉलेज हमारे पास है, तो वहां पे किस मॉडल में क्या लिमिटेशन था वो चीजें हम यहाँ पर एक साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो मेन मॉडल है वहां से स्टार्ट करते हैं, या जो मेन एक्सपेरिमेंट है वहां से बात करते हैं। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया था कैथोड CRT एक्सपेरिमेंट, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी एक्सपेरिमेंट है उससे पता क्या चला, ठीक है, उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो CRT एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई नेगेटिव यानी ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये पता नहीं था कि उसको ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वो ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे CRT एक्सपेरिमेंट में क्या हमें पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ नेगेटिव पार्टिकल होता है।
तो प्रोसेस क्या था, या इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने एक ट्यूब लिया, डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ही इजी डायग्राम है। अच्छा, जो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था जूलियस प्लकर के थ्रू दिया था। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, नॉर्मली एक ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों साइड इन्होंने दो मेटल प्लेट लगाई, ठीक है। इस मेटल प्लेट को इन्होंने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कुछ गैस फिल किया, राइट, और यहां पर इन्होंने वैक्यूम पंप भी लगाया, जिसके थ्रू वो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन्होंने एक मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक मेटल प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं यहां पर एनोड, या फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको बोलते हैं कैथोड, राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ गैस फिल्ड है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो भी गैस फिल्ड है उसमें से काफी कुछ गैस बाहर निकाल ली, यानी इसमें उन्होंने कोशिश किया कि वैक्यूम क्रिएट किया जाए, प्रेशर को मिनिमाइज किया जाए। उन्होंने यहाँ पर प्रेशर जो मेंटेन किया वो था 10⁻⁻² atm। इसका भी रीजन था कि इतना कम प्रेशर क्यों मेंटेन किया गया, राइट। इन्होंने जो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया था वो वोल्टेज था 10⁻⁴ वोल्ट के अप्रोक्स, 10⁻⁴ या उससे ज्यादा का पोटेंशियल यहाँ पर यूज में ये ले सकते थे। अब इतना हाई पोटेंशियल इतना लो प्रेशर क्यों यूज में लिया, उसका भी कुछ रीजन है। तो रीजन क्या है कि सपोज आप ऐसे समझिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, अपनी कार या बाइक लेके जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आपको उतना प्रॉब्लम होगा आगे बढ़ने में, जितना क्लियर रोड होगा आप उतना ही इजिली वहां पर मूव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर प्रेशर को बहुत मिनिमाइज कर दिया, यानी गैसियस मोल्स को बहुत कम कर दिया, ताकि आपस में कोलिजन कम से कम हो और जो भी पार्टिकल यहाँ पे हो वो स्ट्रेट मूव कर सके, ठीक। हाई पोटेंशियल क्यों लगाया, ये चीजें आप होपफुली जानते होंगे कि आपने पीरियोडिक टेबल में एक टर्म पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब हम यहाँ पर अभी हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर हमें यहाँ पर एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, राइट। इसका ब्रेकअप करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, वही एनर्जी हम यहाँ पे पोटेंशियल के थ्रू देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्लियर है कि लो पोटेंशियल क्यों लगाया, ताकि इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल कम से कम रहे, उनका आपस में कोलिजन ना हो, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसको मूवमेंट में कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन फील ना हो, रेजिस्टेंस फील ना हो, ठीक। और हाई पोटेंशियल क्यों लगाया, ताकि इसके अंदर जो भी गैस है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही एनर्जी किससे मिलने वाली है, यहाँ पर पोटेंशियल से, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, लो प्रेशर लगाया, तो यहाँ पर जो भी गैस थी वो इस पोटेंशियल की वजह से क्या होगी, आयोनाइज होगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सपोज इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैस अगर यूज में लेते हैं, सपोज हाइड्रोजन गैस यूज में लिया, तो हाइड्रोजन एटम का जब डिसोसिएशन होगा तो H+ इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर इन्होंने सपोज कोई दूसरा सोडियम वेपर ले लिया, सोडियम को वेपोराइज फॉर्म में इसमें लिया, तो क्या बनेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अगर ऑक्सीजन गैस ली तो ऑक्सीजन एटम से क्या बनेगा, O+ इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी गैस लेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो यहां से मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड बोला है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है जिसको कैथोड बोला है, ठीक। अब यहां से क्या हुआ, दो आयन यहाँ पर अब इसके अंदर हैं जो गैस से बने हैं, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो तो वो किस तरफ मूव करेगा, जब पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव इधर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज में ले रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर जूलियस प्लकर को पता नहीं था कि इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें सारा नॉलेज है इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन बना आयोनाइजेशन से, वो
नेगेटिवली चार्ज है तो वो किस तरफ जाएगा, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इनको क्या टर्म यूज में लिया, कैथोड रेज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दें कि यहाँ पर जो कैथोड रेज है वो कैथोड से जनरेट नहीं हुई है, कैथोड में से निकल नहीं रही है, वो तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कि इन्होंने जूलियस प्लगर ने क्या किया था कि जो एनोड है उसके पीछे फॉस्फोरेसेंस मटेरियल का यहां पे कोटिंग किया था, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड। फॉस्फोरेसेंस मटेरियल क्या होता है, जो यहाँ पे लाइट पड़ने पर या कुछ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्ट्राइक होने पर इल्यूमिनेट होता है यानी चमकता है। ठीक है, वो चीजें आपको धीरे धीरे पता लगेगी। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया तो वो क्या करता है, यहाँ पे इस कोटिंग पर स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्रिएट होता है। तो उससे उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे कोई इनविजिबल रेज है, वो ये नजर नहीं आ रही थी, इसको डिटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पे कोटिंग लगाया। तो यहाँ पर जो इनविजिबल रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए कैथोड बोला। वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो क्या बोला, यहाँ से कुछ वेव्स होगा जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये इनविजिबल रेज था। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी। अब इसके बेसिस पर कुछ उनके जो भी ऑब्जर्वेशन थे और जो चीजें हम जानते हैं बाद में, तो उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो वो देख लेते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, हाई वेलोसिटी से मूव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज के पाथ में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, कैथोड रेज के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो वो क्या करता है, उसका यहाँ पे शेडो बना देगा। क्लियर, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसका यहां से हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है, राइट। तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, हाई वेलोसिटी से मूव करती है। अगर इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तो वो क्या करता है, उसका शेडो क्रिएट करता है। ठीक, अब अगर कैथोड रेज की पाथ में कोई लाइट वेटेड व्हील प्लेस कर दिया जाए तो वो क्या करता है, जब इससे स्ट्राइक होगा तो ये व्हील क्या होता है, यहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो यहां से क्या पॉइंट निकाला इन्होंने कि जो कैथोड रेज होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है, यानी वो मटेरियल पार्टिकल होता है, तो वो एनर्जी सप्लाई करता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कैथोड रेज की वजह से क्या हो रहा है, ये जो व्हील है लाइट वेटेड व्हील, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्लियर। इसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर कि जो कैथोड रेज है वो एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन मींस उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मींस क्या है कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है यानी कैथोड रेज है, मूव कर रहा है, राइट। इन्होंने क्या किया, इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगाई, इधर नेगेटिव प्लेट लगाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इन्होंने लगा दिए। अब जब यहाँ पे इसके थ्रू इसके बीच में से पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम यहाँ पे कैथोड रेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होता है। उससे क्या पता लगा कि यहाँ पर इन कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पर उन्हें डिफ्लेक्शन पता लगा कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जब आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पॉइंट से या हमारे कवरेज से बाहर है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्शन फील होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे पता लगा कि जो भी यहाँ पे इनविजिबल रेज बन रही है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जब ये जिंक सल्फाइड कोटिंग पे स्ट्राइक करती है तो ये ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। कैथोड रे जो यहाँ पे इन्होंने एनोड बनाया था वो थिन शीट से बनाया था। थिन शीट इसलिए लिया ताकि यहाँ पे कैथोड रेज क्या हो जाए, उसमें से पेनेट्रेट हो जाए। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की थी। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज। अब E/M रेशियो आप लोगों के लिए नया है तो पहले समझ लें कि E/M रेशियो क्या होता है। E/M सिंपली अगर हम बोले E/M रेशियो, E/M रेशियो मींस चार्ज टू मास रेशियो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है।
राइट। तो चार्ज टू मास रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं, E/m रेशियो। तो यहाँ पे जो कैथोड रेज है उनका E/m रेशियो क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो कैथोड रेज है वो किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से ही बनी है, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है हमें पता है, राइट। जूलियस प्लकर को पता नहीं था, ठीक है। ये इसके इनके डेवलपमेंट के बाद ही यहाँ पर जब डेवलपमेंट हो गया उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज क्या होगा, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो आपको बता चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहां से 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अब ये यहां पर क्यों बता रहे हैं E/m रेशियो, वो इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो E/m रेशियो कैथोड का है, कैथोड में क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चार्ज वेरिएबल होता है क्या, नहीं होता। क्या इलेक्ट्रॉन का मास वेरिएबल होता है क्या, नहीं होता। तो अब अगर हम यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन गैस ले लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेगा, चाहे सोडियम वेपर ले लें तो भी इलेक्ट्रॉन बनेगा, चाहे ऑक्सीजन गैस ले लें तो उससे जो ऑक्सीजन एटम होगा उससे भी इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। तो कोई सी भी गैस को आप यहाँ पर यूज में लें उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो सारे सिमिलर ही होंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का मास सभी के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां से क्या पॉइंट निकलता है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेस के लिए जो E/m रेशियो होता है वो डिफरेंट गैस लेने पर डिफरेंट नहीं होता है। यानी डिफरेंट गैस के लिए E/m रेशियो कैथोड रेस का क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि E/m रेशियो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, कितनी 1.75 इंटू 10⁻11 कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब ये CRT एक्सपेरिमेंट किया था तो जो भी गैस ली थी वो आयोनाइज हुई, आयोनाइज हो गए, H+ बना है, इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है। तो दो यहाँ पर आयन बन रहे हैं। बट जो जूलियस प्लकर ने यहाँ पे स्टडी किया था वो इन्होंने केवल यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो एनोड के पीछे यहाँ पे जिंक सल्फाइड पे इल्यूमिनेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नेगेटिव पार्टिकल की वजह से। बट यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल भी तो बन रहा है, उसका क्या, तो उसका उन्होंने वहां पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। तो उसी को आगे यहां पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया हमें यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, यानी प्रोटॉन का डिस्कवरी, पॉजिटिव पार्टिकल का डिस्कवरी। तो यहाँ पे गोल्डस्टेन ने हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में या प्रोटॉन के बारे में बताया। तो एक्सपेरिमेंट पूरा सिमिलर था, उसमें कोई नया काम नहीं था, इन्होंने पूरा का पूरा इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया था। जो जूलियस प्लकर ने हमें एक्सपेरिमेंट बताया वो पूरा का पूरा गोल्डस्टेन ने लिया। बस वहां पे उन्होंने क्या किया कि कैथोड रेस का तो पहले पता लग ही गया था जूलियस प्लकर के थ्रू, यहाँ पे गोल्डस्टेन ने। तो नेक्स्ट देखते हैं एनोड रेस। एक्सपेरिमेंट, राइट। तो किसने किया था ये, गोल्डस्टेन, ठीक है। तो यहां पर जो CRT एक्सपेरिमेंट था वो पूरा का पूरा इन्होंने यूज में लिया। क्या किया यहां पर कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया, दो मेटल प्लेट ली, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, वैक्यूम पंप लगाया, राइट, इसमें गैस फिल की, इसमें कोई गैस फिल कर दी, राइट। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था उसको बोलेंगे एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। हाई पोटेंशियल यहां पे अप्लाई किया था। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर जो गैस यूज में ली, सपोज हाइड्रोजन गैस यूज में ली, तो हाइड्रोजन एटम से क्या बनेगा, आयोनाइजेशन पे H+ और इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, वो यहाँ पे इल्यूमिनेशन के थ्रू इनको पता लगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसने क्या किया, यहाँ पे मेटल प्लेट को, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है और क्या करता है, थिन मेटल शीट को पेनिट्रेट कर जाता है। बट यहाँ पे जो प्रोटॉन बनेगा, सपोज है हाइड्रोजन गैस से बना, सपोज ऑक्सीजन से क्या बनेगा, O++ इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे सोडियम ले लिया तो सोडियम से क्या बनेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो पार्टिकल होंगे ये तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बड़े होंगे, क्योंकि एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो क्या बचता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसमें केवल न्यूक्लियस बचा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अलावा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे। तो इस के आयन की साइज
ऑक्सीजन आयन की साइज या हाइड्रोजन आयन की साइज इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, जो कैथोड था उसको परफोरेटेड यूज में लिया। परफोरेटेड का मींस क्या है, यहां पर इसके बीच में होल कर दिए। होल करने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन होगा इसमें से बाहर निकल जाएगा, यानी पीछे इसको बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है उस पर जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो इल्यूमिनेशन वहां पर क्रिएट होगा। ठीक, तो इससे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होते हैं, जिनको इन्होंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन होता है। ठीक, तो पॉजिटिव पार्टिकल भी यहाँ पे बनते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। तो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया, एनोड रेज। ठीक है, तो यहां से पॉजिटिव पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ। ठीक, अब यहां पर जो एनोड रेज था उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू कैथोड रेज ही होती है कि यार स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, राइट। उसके अलावा यहां पर अगर इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो ये उसकी शेडो क्रिएट करते हैं। देन फिर अगर यहां पर लाइट व्हील प्लेस कर दें तो उसको क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, यानी उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी ये क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो एनोड रेज है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कौन हो गए, ये आयंस, राइट। इसके अलावा कि अगर एनोड रेज क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल ही है। एनोड रेज मूव कर रहा है, उस पर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहां से क्या पता लगा कि जो एनोड रेज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। क्लियर, ये सारे पॉइंट वही हैं जो कैथोड रेज में हमने पढ़े। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज। स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज। अब देखिए, हमने कैथोड रेज के स्पेसिफिक चार्ज की बात की, E/m रेशियो की बात की, तो हमने बोला है कि यहां पर कोई सा भी गैस यूज में ले लीजिए, कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास वेरिएबल नहीं है। बट अगर हम एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज क्या है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। अगर हम डिफरेंट गैस यूज में ले रहे हैं तो जो पॉजिटिव पार्टिकल बन रहा है वो भी क्या है, डिफरेंट ही होगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल डिफरेंट बन रहा है, तो जो मास होगा उन पार्टिकल का वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे E/m रेशियो निकालें डिफरेंट गैस के लिए तो वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। E/m यानी चार्ज टू मास रेशियो, राइट। तो यहां पे अगर हम इसके लिए चार्ज की बात करें, इसका चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे मास क्या होगा 1 AMU, यानी जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है वो कितना होता है 1 AMU, यानी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। ये आपको किसके लिए मिला, H+ के लिए। अगर ये हम O+ के लिए निकालें तो चार्ज कितना है ऑक्सीजन पे, +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम AMU। ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है 16 AMU, तो इंटू 16। तो क्या दोनों सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। तो यहां से क्या पॉइंट निकला कि अगर एनोड रेज के लिए E/m की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है। तो डिफरेंट गैस के लिए E/m का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। जितना छोटा मास होगा उतना E/m का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर E/m का वैल्यू कब होगा, जब आप हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में यूज ले रहे हो। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं कि एनोड रेज के लिए E/m का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, बट एनोड रेज के लिए E/m का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में यूज में लिया गया। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हमें पता लगा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो की। ठीक है, ये एक्चुअली बताया किसने, जो E/m वैल्यू है वो किसने बताई। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि अभी हमने देखा जो नेगेटिव पार्टिकल कुछ होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल को थॉमसन ने नेगेट्रॉन बोला था और स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड है कि यहाँ पे नेगेट्रॉन नाम किसने दिया था, थॉमसन ने। स्टोनी ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज में लिया था। ठीक है, तो अब हम जे थॉमसन का यहाँ पे E/m रेशियो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, चार्ज टू मास रेशियो।
जो किसने किया था, जे थॉमसन ने। अब इन्होंने असेंबली किया है, ये आपको डायग्राम में गिवन है, एक रफ डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं। चलिए डायग्राम तो आपने देख लिया, एक रफ डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर जैसा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ऑलमोस्ट वैसे ही जे थॉमसन ने E/M रेशियो के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसको यहाँ पे ओपन करके इन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया इल्यूमिनेशन के लिए, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये कैथोड लिया, ये एनोड लिया, बस छोटा सा चेंज किया कि जो एनोड है उसके बीच में होल कर दिया, परफोरेटेड एनोड लिया, ताकि यहाँ से जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो वो इसमें से पास होकर उधर जाके स्ट्राइक कर सके, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया, जो कैथोड रेस बना वो यहाँ से मूव कर रहा है। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्लेट्स अप्लाई लगा रखी थी और मैग्नेट लगा रखी थी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे कैथोड रेस को इधर से पास किया, तो वो क्या ए पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक किया, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो ए पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते थे, तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो बिकॉज ये एनोड कैथोड रेस क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और यहां पर ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर जाकर सपोज स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन इसको मिला। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कोई डिफ्लेक्शन फील हुआ इसको, और ये सपोज यहाँ सी पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये यहाँ पे एनोड की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर ये सी पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक। अब इन्होंने ऐसा किया कि जो जितना डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा था उतना ही डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग किया इन्होंने, यानी फोर्स को इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से अप्लाई किया दोनों को एक साथ, ताकि जो कैथोड रेस है वो ए पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करे। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, इधर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई डिफ्लेक्शन हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग रहा था। तो इन्होंने ऐसा किया कि दोनों यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ए पॉइंट पर ही जाकर स्ट्राइक करे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। ये चीजें शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, बट जब आप फिजिक्स में दोनों पॉइंट पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए बच्चों वाला खेल होगा, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ पर जो चीजें यूज में ले रहे हैं वो डायरेक्ट फिजिक्स से ही उठा रहे हैं, कोई खास डेरिवेशन हम यहाँ पर यूज में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक यानी कैथोड रेस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगाया और इस तरीके से लगाया कि ए पॉइंट पर स्ट्राइक करे। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल हो जाएगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज इनटू जो भी पोटेंशियल अप्लाई किया है। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल लगाएंगे वी, हम इसको इसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल लगाएंगे इनटू जो भी चार्ज है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इनटू जो भी चार्ज है, जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो भी वेलोसिटी है इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर, राइट। तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे C को कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू बी इंटू वी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी होगी, ये इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज कैथोड रेस में कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कि यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, चार्ज में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, चार्ज अपने पाथ से कुछ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। जो अगर कोई चार्ज स्ट्रेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो क्या होता है, थोड़ा सा सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये सारा फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे परेशान ना हो कि ये क्या चीजें आ गई, हम केवल यहाँ पे थोड़ा सा E/M रेशियो बताने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी चीजें हमारे काम में आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल बिंदास होके समझिए, अगर समझ में नहीं आता तो आपको E/M रेशियो तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें ने बताई कि पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बी इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव करते करते क्या होता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें यहाँ पर कुछ रेडियस यहाँ पे होगी सर्कुलर पाथ का, राइट। कुछ वेलोसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होगी जिससे वो मूव कर रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे किसी थ्रेड को पकड़ के घुमाते हैं तो उस पे फोर्स लगता है, कोई अंदर की तरफ कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है यानी इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स क्या होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है, बी ई इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये फिजिक्स में आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, हम केवल फॉर्मूला ले लेते हैं, ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो यहां से एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई यहां पर है, एम यहां पर है, तो ई बाई एम यहां पर यूज में ले लें, कितना बचेगा, वी अपॉन बी इंटू आर। तो यहां से आपको मिल गया ई अपॉन एम किसके बराबर, वी अपॉन बी आर के बराबर। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगा, ई अपॉन बी। तो इस वेलोसिटी को यहां पे प्लेस कर दीजिए, तो ई अपॉन एम क्या मिल जाएगा, ई अपॉन बी स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो यहां पर थॉमसन ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसका वैल्यू उसको पता था, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसका वैल्यू उसको पता था, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो रहा है, किस सर्कुलर पाथ में जा रहा है उस सर्कुलर पाथ का उसको रेडियस पता था। तो यहां से उसने E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जिसका वैल्यू आपको मिला है 1.75 या 76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे थॉमसन को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बट उसने चार्ज और मास की इंफॉर्मेशन के बिना ही E बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन निकाला था, राइट। वो किसकी हेल्प से निकाला, क्या पोटेंशियल लगाया है, सॉरी कितना पोटेंशियल लगाया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है और कितना वहां पे रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो क्या होगा, क्लियर। तो यहां से E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा, किसने बताया था, ये थॉमसन ने, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें पता है कि यहां पर E बाई एम का वैल्यू कितना है। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या, R.M. मिलिकन ने मिलिकन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, बट हम छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको देख रहे हैं। यस, तो देखते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। उन जो मिलिकन थे उन्होंने एक यहाँ पे चेंबर लिया, चेंबर में दो प्लेट्स लगाई, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इन्होंने यहाँ पे एक एटोमाइजर लगाया, जो क्या था, एटोमाइजर जो क्या था, ऑयल को यहाँ पे ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्प्रे कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स लगाया जो क्या कर रहा था, जिसका काम क्या था, यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैस है उसको आयोनाइज करने का काम कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने पहले यहाँ से एक्सरे, अब एक्सरे होती क्या है, वेरी हाई एनर्जी वाली यहाँ पर रेज होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बस केवल सुपरफिशियल लेवल पर। तो इन्होंने एक्सरे यहाँ पे अंदर प्रोजेक्ट किया, उससे क्या हुआ, अंदर जो गैस थी उसका आयोनाइजेशन हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बने और कैटायन बने। सेकेंडली इन्होंने यहाँ से एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट को अंदर स्प्रे किया और यहाँ से एक ऑयल ड्रॉप, यहाँ से ऑयल ड्रॉप जब नीचे आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब जब यहाँ पे ऑयल ड्रॉप आएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे आयन के साथ कोलेट करेगी और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज वहां पर स्टिक हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, कुछ ऐसे लगाया कि वहां पे वो ऑयल के मूवमेंट को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। कि वो चाहते तो ऑयल ड्रॉप नीचे आ सकती थी, वो चाहते तो ऑयल ड्रॉप ऊपर जा सकती थी, वो चाहते तो ऑयल ड्रॉप स्टैटिक कंडीशन में रह सकती थी, क्योंकि अब ऑयल ड्रॉप पे क्या हो गया, कुछ चार्ज वहां पे जनरेट हो गया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट ऑयल ड्रॉप पर चार्ज निकाले। तो उन्होंने क्या फील किया, क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज आ रहा है वो पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो वो उन्होंने वहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला कि जो डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट वैल्यू आ रही है उसमें जो कॉमन वैल्यू होगी वो क्या होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इक्वल, ठीक है। तो जे थॉमसन ने आपको यहाँ पे E बाई एम यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला E बाई एम कितना था
1.7675 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। और यहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेशन से मिला 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11, तो ये मिला 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। राइट, तो मिलिकन ने क्या था, वो क्या था, केवल चार्ज का पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और E/m रेशियो से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लगा। राइट, तो इतने टाइम तक हम केवल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास ही पता लगाते रहे। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको अरेंज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। तो पहले अल्फा पार्टिकल की बात करें। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, सिंपल हीलियम न्यूक्लियाई होता है। यानी जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है? He प्लस होता है। ठीक है, He2+। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, उसे क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का आपको चार्ज टू मास रेशियो आपको बताना है कि चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E/m की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी +1। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। राइट, न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यानी He2+। He2+ पे कितना चार्ज है? 2+ के बराबर, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन हीलियम। आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 to 30 तक आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कि वहां पे मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है, यानी 4 न्यूक्लियन के मास के बराबर। तो इसका मास कितना होगा? 4 इंटू, हम एक हीलियम के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो एक हीलियम में कितने न्यूक्लियन होंगे? 4 न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। तो ये कितना होगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बजाय केवल कंपेयर करके आप आंसर निकालेंगे। इसको कैंसिल आउट कर दें, कितना होगा? 2। अब यहाँ पर ये तो हो गया पूरा 0, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो तो सबसे कम हुआ। ठीक है, देन फिर यहाँ पे कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। ऊपर वाला वैल्यू तो सबका सिमिलर है, नीचे वाला वैल्यू जिसका सबसे छोटा होगा उसका E/m रेशियो क्या होगा? सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर किसके लिए होगा? ये 10⁻31, 10⁻27, 10⁻27। तो ये वाला वैल्यू क्या है? सबसे छोटा है। तो इसके लिए E/m का वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में किसका वैल्यू बड़ा होगा? ये 1.67 इंटू 10⁻27, ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका E/m क्या होगा? छोटा। तो न्यूट्रॉन के बाद कौन आएगा? अल्फा। अल्फा के बाद कौन आएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये E/m रेशियो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के E/m रेशियो का ऑर्डर। क्लियर? तो ये जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, बट बहुत सिंपल होते हैं। कि मिलिकन ने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ऑयल ड्रॉप पे डिफरेंट चार्ज मिल रहा है, बट वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यानी जो चार्ज होगा वो क्या होगा? या तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या 3.2 इंटू 10⁻19, या 4.8 इंटू 10⁻19, या 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल था। राइट, तो इससे बोला है उन्होंने कि चार्ज क्या था? क्वांटाइज था। एक पर्टिकुलर वैल्यू का बार बार क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हो? वहां पर चार्ज निकाल पा रहे हैं। तो चार्ज क्या था? क्वांटाइज था। इसे क्या बोलेंगे? क्वांटाइज। अगर कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आपको मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज।
तो चार्ज यहाँ पे क्या था, क्वांटाइज था। तो सपोज आपको गिवन है कि इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, तो n का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ये आपको सभी को पता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को क्या था, प्रोजेक्ट किया था। तो वहां पे उनके बीच में एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। वो रिएक्शन क्या है वही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही चीजें आपके काम की है कि किसने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस का यहाँ पे न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया और वहां पे क्या रिएक्शन हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल यानी He2 4। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होने वाले नहीं है और मास भी उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके न्यूक्लियन की वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास नहीं वहां पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम पर आपने अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किए, इनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही, इनके न्यूक्लियस ही चेंज हो गए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर थे वो ही चेंज हो गए। तो वहां से बना कार्बन 6 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या बैलेंसिंग देखते हैं कि जो टोटल प्रोटॉन है रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड टोटल प्रोटॉन है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। मास जो रिएक्टेंट साइड है टोटल, उतना ही मास क्या होना चाहिए, मास नंबर उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे हम बैलेंसिंग में उसका कंसिडरेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितना टोटल प्रोटॉन है 4, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा 0, 4 2 6 और ये 6 बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना है 9 एंड 4 कितना होगा 13, 13 में से एक यहाँ पर है तो कितना होगा 12। तो जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को इन्होंने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बन 12 एटम बना और एक न्यूट्रॉन बना जिसका मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन था। उसको इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आपने 9-10 में पढ़ा है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन ने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन्होंने कंसीडर किया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर एटम के अंदर स्प्रेड रहता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, यानी धसे हुए रहते हैं। ये सिमिलर टू वैसा ही जैसे वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम है, और जो यहाँ पे सीड्स होते हैं ब्लैक सीड्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम में स्प्रेड रहता है यूनिफॉर्मली, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने बताया उसका ड्रॉबैक क्या होगा। अब तो हमें पता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो स्प्रेड नहीं होता, कहां पे होता है, कंसंट्रेटेड रहता है, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, यानी धसे हुए हैं, यानी रुके हुए हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रुके हुए नहीं होते। वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के अंदर एक सर्कुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं। क्लियर। और बाकी ये एटम की स्टेबिलिटी क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो ये इनका जो मॉडल था वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक राइट। तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके बेसिस पर उससे कुछ सीखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर जैसे हम दूसरे की गलती से कुछ सीखते हैं, वैसे रदरफोर्ड ने भी यहाँ पे थॉमसन के मॉडल से कुछ सीखा। राइट। तो उन्होंने सोचा कि जैसे थॉमसन ने बताया कि यहाँ पर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। राइट। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव पार्ट इस पर प्रोजेक्ट करें, पॉजिटिव पार्टिकल इन पे प्रोजेक्ट करें, तो क्या होगा, बिकॉज एटम के अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वहां पे जो पॉजिटिव पार्टिकल अगर हम उस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको जो रिपल्शन मिल रहा होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। राइट। तो थोड़ा बहुत वहां पे डिफ्लेक्शन उसको मिलेगा। ठीक है। और कुछ पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, अल्फा पार्टिकल का हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले जाए। ठीक। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा सोचा कि ऐसा होगा, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक थिन शीट ऑफ गोल्फ लिया, गोल्फ फॉइल का शीट लिया, उस पे अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया। ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे गोल्ड का थिन शीट क्यों लिया या अल्फा पार्टिकल को ही क्यों प्रोजेक्ट किया, उसके लिए कुछ छोटे छोटे रीजन है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो
पॉजिटिव पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। गोल्ड फॉइल जो होता है वो मेलेबल सॉरी डक्टाइल होता है, उसको आप पीट के क्या थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नोबल होता है, हाई इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया तो क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अब कैसे पता लगा कि डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, उसके लिए इन्होंने एक सर्कुलर यहां पे डिटेक्टर यूज में लिया जिस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रही थी। राइट, तो इन्होंने यहां पर ऑब्जर्वेशन किया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए। इन्होंने क्या सोचा था कि हो सकता है यहाँ पे कि कुछ अल्फा पार्टिकल उनको थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन मिलेगा, कुछ स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइन में गए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पर डिफ्लेक्ट हुए एक पर्टिकुलर एंगल से, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पर वापस आ गया। क्लियर, तो इन्होंने जो सोचा था उससे अलग यहां पे इनको ऑब्जर्वेशंस मिले। राइट, अब यहां पे एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, हो सकता है आप सोचें कि जब आपने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो ये एटम ही डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है। अल्फा ही क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि भाई इसका जो मास होता है हमने गोल्ड फॉइल यूज में लिया है। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाई होता है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 ही है, ये 4 एमयू है, 197 एमयू है, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, हाई है। तो डिफ्लेक्शन किसका होगा यहाँ पे, जो हल्का होगा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, कोई अपने पार्ट पे ही वापस लौट गए, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया भाई। राइट, तो ये तो उनके क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे। इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहां पर जो एटम है उसके सेंटर पे कुछ यहां पे पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। इन्होंने बोला कि एटम का जो एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहां होता है, उसके सेंटर पे, जिसको ही क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो न्यूक्लियस के एटम के सेंटर पर है, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और उसी के अंदर क्या है, एटम का पूरा मास प्रेजेंट है। और क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट पाथ में क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, जिनको इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट बोला। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो जितना पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव पार्ट यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी एटम के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है। ये कुछ ऐसे होता है कि अगर हम यहाँ पे एक फुटबॉल का ग्राउंड लेते हैं और उसमें फुटबॉल पुट कर दें तो फुटबॉल तो होगा न्यूक्लियस, और जो ग्राउंड होगा वो पूरा कौन होगा, एटम होगा। राइट, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये था, कंक्लूजन ये था कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और एटम का मोस्टली पार्ट क्या होता है, खाली होता है। क्लियर, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन हमें दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड के जो मॉडल थे उसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशन उन्होंने दिया था कि यहाँ पर जो एटम होता है उसका भी एक पर्टिकुलर रेडियस होता है, न्यूक्लियस का भी एक पर्टिकुलर रेडियस होता है, तो उसका रेडियस और एटम का और न्यूक्लियस का रेडियस हमें दिया था। तो इन्होंने बताया कि जो एटम का रेडियस है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज का रहता है, और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर की रेंज का रहता है। 10⁻8 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻10 मीटर, और 10⁻13 मीन्स 10⁻15 मीटर की रेंज का। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल याद होनी चाहिए कि एटम का रेडियस किस रेंज में रहता है और न्यूक्लियस का रेडियस किस रेंज में रहता है। सेकंड इन्होंने हमें दिया था यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। राइट, इन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो जो मास नंबर है एटम का उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ पे इन्होंने एक कांस्टेंट दिया था, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू r0 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। राइट, जो
ये यहाँ पर है आर नॉट, इट इज रेडियल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से इन्होंने दो चीजें बताई थी कि साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस क्या होगा, यानी रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁸ एंड 10⁻10 मीटर की रेंज का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 की रेंज का रहेगा। और जो रिलेशन होता है मास नंबर और न्यूक्लियस की रेडियस में, वो क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो ये रिलेशन उन्होंने दिया था। अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा कि मास ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का रेशियो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास, जो भी मास नंबर होगा वही क्या है, न्यूक्लियस का मास है, राइट। तो मास नंबर जो भी होता है वही क्या होता है, न्यूक्लियस का मास होता है। ठीक है। अगर ए म्यू में है तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हीलियम का, हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 1 एम्यू। एक एटम का मास, एक एटम का मास क्या होगा, 1 एम्यू। हीलियम के एक एटम का मास क्या होगा, 4 एम्यू। लिथियम के एक एटम का मास क्या होगा, 9 एम्यू। जितने न्यूक्लियन उसमें प्रेजेंट है वही क्या होता है, उसके मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, जितना मास नंबर है इंटू एम्यू इंटू या जो भी मास नंबर है। सपोज ए मास नंबर है, उसको आप क्या करें, एम्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करें तो ग्राम में वैल्यू मिला। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 4/3 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कंसीडर किया, एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, स्फेरिकल। अब न्यूक्लियस का रेडियस सेंटीमीटर में किस रेंज में होता है, 10⁻13 की रेंज में होता है। तो यहां से पुट कीजिए क्या होगा, ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 अपॉन 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पर, ए नोट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। तो ए नोट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए पुट कर दें, सॉरी आर नोट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए पुट कर दें, आर नोट इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, इसको क्यूब कर दें। क्लियर। तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कितना बचेगा 1.66 इंटू 10⁻24। इसका क्यूब रूट का आपने क्यूब किया तो ए से कैंसिल आउट हुआ, अपॉन 4/3 पाई आर नोट का वैल्यू क्या था 1.33 इंटू 10⁻13 इसका क्यूब कीजिएगा 1.33 क्यूब इंटू 10⁻39 39 को ऊपर जाएंगे तो ये अप्रोक्स 10⁻15 आपको मिल जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में। क्लियर। तो यहाँ पर ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो मास नंबर तो है ही नहीं है फाइनल यहाँ पे आंसर में। तो अगर मास नंबर नहीं तो इसका मींस क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट की जो डेंसिटी होती है वो सब क्या होती है, सिमिलर होती है। डेंसिटी में कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता है, डेंसिटी सबकी सिमिलर है। और वो किस रेंज में होती है, 10⁻15 की रेंज में, यानी डेंसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। और सभी न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, बराबर बराबर रहता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो रेडियस एटम का है वो किस रेंज में है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज में है, न्यूक्लियस का रेडियस और मास नंबर में क्या रिलेशन है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज में होती है, सभी एलिमेंट की डेंसिटी क्या होती है, सिमिलर होती है, और वहां पर वो डेंसिटी काफी हाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स का क्या ड्रॉबैक्स थी, ये हमें बाद में पता लगा। रदरफोर्ड के बाद जब आगे एक्सपेरिमेंट हुए तो हमें पता लगा कि रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स क्या थी। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि वहां पर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है। अब उनके साथ ही यहाँ पर एक थ्योरी आई थी, मैक्सवेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या होता है, अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा होता है। तो उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो शो कर दिया, बट इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उस पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है तो धीरे धीरे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा और फाइनल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लॉस धीरे धीरे हो रहा है इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया नहीं था कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, बट जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी एटम यहाँ पे स्टेबल नहीं होना चाहिए, तो ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई पॉइंट नहीं बता पाए। क्लियर। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी के लॉस से जो वहां पे वेवलेंथ क्रिएट हो रही है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई वेवलेंथ वहां पे एसोसिएट रहती है। इसका एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है तो हमें कुछ एनर्जी वहां पे मिल रही होगी, यानी कोई ना कोई वेवलेंथ वहां पे मिल रही होगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वहां पे कुछ स्पेक्ट्रम होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस कर रहा है तो वहां पे आपको एनर्जी क्या मिलनी चाहिए, कंटिन्यू मैनर में मिलनी चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे आप चीजें जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आपको आएगा। राइट, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स था जो रदरफोर्ड इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, तो इसलिए ये मॉडल भी डिस्कार्ड हो गया। कुछ चीजें यहाँ से अच्छी मिली, कुछ चीजें नहीं मिली, उसको हम आगे नेक्स्ट मॉडल में इंप्रूव किया फिर इसको। राइट, तो जो अगला मॉडल है वो नील्स बोर का मॉडल है, बट इससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें जो हमें आगे यूज में आने वाली है। फिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूलास है, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा कि मॉडल क्या था, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना ही काफी है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।